प्रीति बिटिया जरा शक्कर देना। जी काकी। प्रीति अपने छोटे से कच्चे घर की रसोई में चीनी लेने जाती है तो सुधा भी उसके पीछे पीछे रसोई तक पहुंच जाती है। अरे वाह प्रीति बिटिया, तूने तो रसोई को कितने अच्छे से सजा रखा है। कुछ भी कहो लेकिन तेरे हाथों में कमाल की सफाई है। इस छोटी सी रसोई को भी तूने खूब साफ सुथरा रखा हुआ है। रखूं भी क्यों ना काकी, आखिर रसोई घर तो मां अन्नपूर्णा का वास होता है और उसे तो साफ रखना ही चाहिए। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा बिटिया। सुधा चीनी लेकर चली जाती है। रामनगर में रहने वाली प्रीति एक गरीब घर की लेकिन बड़ी ही गुणी लड़की थी, जिसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। प्रीति की अब शादी की उम्र हो चली थी। एक रोज, क्या बात है उमा, बड़ी परेशान लग रही है। क्या बताऊं सुधा, अपनी प्रीति अब ब्याह लायक हो गई है। उसके लिए लड़के देख रही हूँ लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। कोई लड़का मजदूर है तो कोई लड़का ठीक ठाक कमाता है, लेकिन वो शराबी, ऊपर से अपनी बेटी है भी मांगलिक, तो रिश्ते भी जल्दी नहीं मिलते। अब घर में जवान बेटी हो ना तो माँ को बड़ी ही चिंता होती है। तू फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक अच्छे घर का रिश्ता है। सुना है लड़का मांगलिक है और उसकी कुंडली कहीं नहीं मिल रही। तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ। अब सुधा शादी की बात आगे बढ़ाती है और देखने दिखाने की रस्में होती हैं। उन दोनों की कुंडली मेल खा जाती है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों बाद प्रीति ब्याह कर अपने उस बड़े से ससुराल आ जाती है। फिर शादी की अगली सुबह जब वो अपनी पहली रसोई के लिए अपने बड़े से ससुराल के रसोई घर में जाती है तो वहां का नजारा देखकर हैरानी रह जाती है। हर सामान यहाँ से वहां फैला हुआ था। ये क्या, घर इतना बड़ा और रसोई का ऐसा हाल। जिसने पानी पिया वो ग्लास वहीं छोड़ दिया और ये चिप्स के पैकेट डस्टबिन में न डालकर बाहर फेंके हुए हैं। और मसाले के डिब्बे ये कितने गंदे हो रहे हैं, जैसे कई दिनों से इस रसोई की सफाई न हुई हो। तभी उसकी सास रमोला वहां आती है। क्या हुआ बहू, यही सोच रही है ना अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? एक काम कर, तू सबके लिए मलाई चाप, पराठे और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दे। जी ठीक है माँ। ऑर्डर देकर सास रसोई से चली जाती है। सबसे पहले वो सारी रसोई को अच्छे से साफ कर लेती है। फिर प्रीति जल्दी से सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाभी, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। लेकिन मुझे तो खाने के साथ नाश्ते में कॉफी भी चाहिए होती है। आप बना दो। जी ननद जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं प्रीति, पहले तुम जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दो। शादी के चक्कर में 3 दिन से काम पर नहीं जा पाया। बेटी तू ही जाकर रसोई में कॉफी बना ले और हाँ, मेरे लिए भी एक कप बना देना। अब प्रीति कपड़े प्रेस करने कमरे में चली गई और ननद जी पहुंच गई रसोई में। लेकिन कॉफी गैस पर चढ़ाकर वो अपना मोबाइल देखने लगी, जिससे कॉफी उबलकर गैस पर गिर गई। फिर वो गैस को उसी हाल में छोड़कर कॉफी लेकर बाहर आ गई। और तो और उसने गैस भी साफ नहीं की। खाना खाने के बाद सबने अपने बर्तन सिंक में डालने की बजाय स्लैब पर ही छोड़ दिए थे। अभी तो मैं रसोई साफ करके गई थी, फिर इसका ये हाल। प्रीति फिर से पूरी रसोई की सफाई करने में लग जाती है। धीरे धीरे उसे अपने ससुराल वालों की इस आदत का पता लग गया। कभी उसकी सास या ननद सब्जी काटती तो पूरी रसोई में सब्जी का कूड़ा फैला देती, तो कभी ननद अपने लिए मैगी बनाती तो उसका पैकेट, गंदे बर्तन सब ऐसे ही छोड़ देती, जिससे सुबह उठते ही प्रीति को फिर से सारी रसोई साफ करनी पड़ती। एक रोज, अंजलि, मैं रोज रसोई की सफाई करती हूँ लेकिन तुम रोज उसे गंदा कर देती हो। पानी की बोतल पर गंदे हाथ लगा देती हो। रसोई में खाना बनाते वक्त प्लेटफॉर्म भी साफ नहीं करती और बिस्किट, नमकीन के रैपर्स डस्टबिन में डालने की बजाय बाहर ही फेंक देती हो। ये अच्छी आदत नहीं है अंजलि। कल को पराए घर जाओगी और रसोई को ऐसा रखोगी तो ससुराल वाले बहुत गुस्सा करेंगे। अरे भाभी, आप ना ज्यादा ही सोचती हो। और जब हम सुबह खाना बनाते हैं फिर दिन में और रात में भी, तो हम बार बार रसोई को साफ थोड़ी ना करेंगे। बार बार प्लेटफॉर्म साफ करने से अच्छा है कि पूरा दिन का खाना बनाने के बाद उसे एक बार रात में साफ करें। अब आप चिल करो, ज्यादा मत सोचो। बाय। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। अपने आलसपन और इन हरकतों की एक दिन इसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद ननद यानी अंजलि को देखने लड़के वाले आते हैं। अंजलि और प्रीति मिलकर अच्छे से खाने की तैयारी कर लेती है, लेकिन साथ ही साथ ननद पूरी रसोई भी फैला देती है। अरे बाप रे, ये ननद जी को रसोई में घुसाना मतलब रसोई का बुरा हाल करवाना। पूरी रसोई का नाश कर दिया। ननद जी, अब तो सुधर जाइए, अब तो आपकी शादी होने वाली है। कम से कम अब तो रसोई की साफ सफाई का ध्यान रखिए। फिर प्रीति खाना बनाने के बाद जल्दी से रसोई की सफाई अच्छे से कर देती है। सब खाना अंजलि बेटी ने अकेले बनाया है। खाना खाने के बाद लड़के की माँ किसी बहाने से रसोई में जाती है, जहाँ की साफ सफाई देखकर ही वो ये रिश्ता पक्का कर लेती है। ऐसी ही तो बहू चाहिए जो खाना बनाने के साथ साथ रसोई भी अच्छे से साफ करके रखे।
अंजलि की शादी रोहन से पक्की हो जाती है और फिर ननद पहुंच जाती है अपने ससुराल, जहां पहुंचकर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आती। पहली रसोई में वो खाना बनाकर रसोई का ऐसा हाल कर देती है कि उसकी सास तो डर जाती है। हैं, मेरी रसोई का ऐसा हाल? खैर, हो सकता है नई बहू है इसलिए धीरे धीरे सीख जाएगी। फिर कुछ दिन बाद एक रोज, बहू आ गई तू मंदिर से, मुझे जोरों की भूख लगी है, अब जल्दी से सब्जी रोटी बना दे। जी माँ जी। अंजलि रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है और एक रोटी सब्जी में ही वो सारी रसोई का बुरा हाल कर देती है। कुछ देर बाद उसकी सास लता रसोई में पानी लेने आती है, जहां उसकी नजर कटी हुई सब्जियों के कूड़े पर जाती है जो प्लेटफॉर्म पर ही बिखरा हुआ होता है। साथ ही मसाले के डिब्बे, तेल सब प्लेटफॉर्म पर भी छोड़ देती है और सब्जी बनाते हुए रसोई का ऐसा हाल किया था कि वो रसोई कम और कूड़ा घर ज्यादा लग रहा था। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि मैं खुद ही खाना बना लेती। ये बहू की सब्जी बनाना कितना महंगा पड़ गया। अगले दिन अंजलि कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। बहू, कल तेरी दिल्ली वाली मौसी सास आने वाली है, बहुत दिनों से रसोई की सफाई नहीं हुई है, जरा जाकर साफ कर दे। क्या मैं? अब वो माँ जी, बस मैं ये सीरियल खत्म होते ही कर दूंगी। वो आज सस्पेंस खुलने वाला है ना कि बहू ने सास को क्यों मारा सीरियल में। अंजलि अपनी सास को बहाने से वहां से भेज देती है और बड़े मजे से टीवी देखने लगती है। अगले दिन मौसी सास उनके घर आती है। अंजलि अभी भी रसोई की सफाई नहीं करती और खाना बनाने के बाद उसे वैसा ही गंदा छोड़ देती है, जिसे देख वो कहती है, बुरा मत मानना लता बहन, लेकिन एक बात कहूँ, ये तेरी बहू रसोई बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। सच कहूँ तो ऐसा हाल देखकर तो मुझे तेरे यहाँ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही। रसोई में डस्टबिन में कूड़ा भी कितना भरा हुआ है, जिसकी स्मेल पूरे रसोई से आ रही है। मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं तो चली होटल में रहने। ये देख लता को बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो घर में कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए चुप कर जाती है। बात तो इसकी सही है, जब से ये बहू आई है इसने रसोई को कूड़ा घर ही बना दिया है। फिर अगले दिन, अंजलि, ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे तुम संभाल कर रख देना, मैं कल ले लूंगा। जी ठीक है। अंजलि हाथ में फाइल लिए रसोई में चली जाती है और सब्जी बनाने लगती है, लेकिन सब्जी बनाते हुए वो फिर से फोन में रील्स बनाने में बिजी हो जाती है और तेल की बोतल प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देती है। अचानक से उसके हाथ से वो तेल की बोतल पलट जाती है और सारा तेल बगल में रखी उस फाइल पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? अब रोहन जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। अगले दिन जब रोहन वो फाइल देखता है तो बहुत गुस्सा करता है। अंजलि, तुम जानती हो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी वो? तुम ना सच में बड़ी आलसी और लापरवाह, और तो और पूरी रसोई का हाल भी बेहाल कर दिया। मैं जो तुमसे ये हर दूसरे दिन कहता हूँ ना कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि इस गंदी रसोई को देखकर मेरी भूख ही मर जाती है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। कल इसकी वजह से मेरी बहन ने भी यहाँ रुकने से मना कर दिया। अब वो बेचारी होटल में जाकर रह रही है। अरे बहू, जब हम तुझे देखने आए थे तब तो तेरी रसोई इतनी अच्छी साफ थी कि मैंने रसोई की सफाई को देखते ही तुझे पसंद कर लिया था, लेकिन तू इतनी आलसी और गंदगी फैलाने वाली होगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो रसोई तो मेरी भाभी साफ करके रखती है। सत्यानाश, चली जा अब तू हमारे घर से, और तब वापस आना जब रसोई को मैनेज करना सीख ले। रोहन उसे उसके मायके छोड़ आता है और अब अंजलि के ससुराल वाले ना तो उसे फोन करते हैं और ना ही लेने आते हैं। अब अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो अगले कुछ ही दिनों में अपनी भाभी से रसोई को अच्छे से मैनेज करना सीख जाती है और वापस अपने ससुराल वालों के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। अब वो भी उसे अपना लेते हैं। इधर प्रीति के ससुराल वालों की अक्ल भी ठिकाने आ जाती है और वो सब भी अब रसोई को अच्छे से साफ रखते हैं। मुंबई शहर में राजरानी अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। राजरानी का सबसे बड़ा बेटा धीरज एक बैंक में सरकारी कर्मचारी था, जबकि मंझला बेटा पुनीत और सबसे छोटा बेटा आरव बेरोजगार थे। राजरानी का परिवार शहर के नामी परिवारों में आता था। धीरज की शादी शहर की ही एक मॉडर्न लड़की एकता से हुई थी, जबकि पुनीत और आरव अभी कंवारे थे। सासू माँ, आज मेरी फ्रेंड्स घर पर किटी पार्टी के लिए आ रही हैं, तो मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। अब क्या मुझे पार्टी करने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी होगी माँ जी? ओहो, अच्छा ठीक है, तू जा, घर का काम मैं देख लूंगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे दोनों देवरों की शादी आप करवा दीजिए। आखिर मैं भी कब तक अकेली इस घर की जिम्मेदारियों को उठाती रहूंगी? उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू, शादी तो उन नालायकों की मैं करवा दूं, पर उन दोनों निकम्मों से शादी आखिर करेगा कौन? शहर की कोई लड़की तो निकम्मों से शादी करने से रही, तो माँ जी फिर गांव की कोई लड़कियां ले आइए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो ऐसा ना हो कि दोनों देवरों की उम्र ढल जाए और गांव की लड़की भी ना मिले फिर उन्हें। तुम सही कह रही हो बहू,
अब भले ही मुझे गांव की लड़कियों को ही बहू क्यों न बनाना पड़े, लेकिन अब मैं उन दोनों की शादी करके ही रहूंगी। अगले दिन ही राजरानी अपने पंडित को बुलाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों में पंडित एक ही गांव की दो लड़कियों रेशमा और कोमल का रिश्ता लेकर आता है। दोनों ही लड़कियां दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उनकी फोटो देखकर राजरानी झट से शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर 2 महीने के अंदर ही उन दोनों को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। राजरानी उनकी आरती उतारते हुए कहती है, हमारे घर में दोनों नई बहुओं का स्वागत है। अब अपने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बहू रानी। आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। अरे मोरी मैया, ये तो कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा तो अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं है। क्यों री कोमल, सही कहा ना हमने? 100% सच कहा दीदी। हमको तो ऐसा लागत है जैसे मैं खुली आंखों से कौनो सपना देख रही हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर एकता और राजरानी खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई ये गांव की बहुएं आगे क्या क्या कारनामे दिखाएंगी। अरे मोरी मैया, ये अलमारी यहाँ रखी हुई है। हम तो सारे घर में इसे ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं ये जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सब्जियां और फल काहे रखे हैं। रेशमा जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं। लेकिन मंजली बहू, ये अलमारी नहीं फ्रिज है। फ्रिज वो का बीमारी है बहू, इसमें कपड़े नहीं बल्कि फल, सब्जियां, दूध और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। अरे मोरी मैया, तभी ने तो हम कहे कि ये ठंडी और लाइट वाली अलमारी तो हम पहली बार देखे हैं। उधर कोमल अपने हाथ में फूलों की माला लेकर इंग्लिश टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी एकता उसके पास आती है और कहती है, अरे कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको दिखता ना है का जेठानी जी, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? भला टॉयलेट को कोई हार पहनाकर उसको प्रणाम करता है क्या? आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। हमको तो संडास के लिए रात में भी जंगल जाना पड़ता था। हमरे लिए तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है जेठानी जी। तुम सचमुच में गांव की गवार हो। हाय मोरी मैया, इन सामानों में तो कितनी धूल मिट्टी जमा है। लागत है सासू माँ और जेठानी जी इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती हैं। हमारी जेठानी को तो खुद की पुताई करने से ही फुर्सत कहाँ है जो इन सब पर ध्यान दे। अब हम इसको ऐसा चमकाएंगी कि सबकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। हाँ। इतना कहकर रेशमा वो सारा सामान उठाकर बाथरूम में ले जाती है और वॉशिंग मशीन में पानी डालकर धोने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर जोर की आवाज आने लगती है। हाय मोरी मैया, लागत है भूकंप आने वाला है। हमको जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ये घर हमरे ऊपर ही ना गिर जाए। रेशमा जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी मशीन की आवाज सुनकर राजरानी वहां आती है। ये मशीन इतनी जोर से आवाज क्यों कर रही है? राजरानी भागकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है इस घर में? फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैपटॉप धुल रहा है, टॉयलेट को माला पहनाई जा रही है। ओफो, पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का। राजरानी रेशमा को आवाज लगाती है और कहती है, रेशमा बहू। जी सासू माँ, हम यहाँ छुपे हैं इस टेबल के नीचे। लेकिन तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? सासू माँ, भूकंप आए वाला है, आप भी हमरे साथ छुप जाओ, नहीं तो ये भूकंप कहीं आपको भी ना ले डूबे। कोई भूकंप नहीं आ रहा है, जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ। क्या हुआ? भूकंप चला गया क्या? तभी वहाँ एकता और कोमल भी आ जाती हैं और राजरानी उनको सारी बात बताती है। अरे तुम दोनों गवार हो क्या? तुम दोनों की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये गवार हमारे पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था घर में 2 बहू और आ जाएंगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता कि गांव की गवार से अपनी बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। अपनी सास और जेठानी के ताने सुनकर कोमल और रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल रोते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम दोनों गांव से आई हैं। हमरे पूरे गांव में कौनों के घर ही सब सामान नहीं है, इसे हमको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, हमको माफ कर दीजिए। जेठानी जी, सासू माँ, हम गांव से आई है तो
शहर के तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा समय तो लगेगा ना, अनजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है ना, उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है। अगर आप हमें शहर के तौर तरीके सिखा देंगी तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर एकता और राजरानी को उन पर दया आ जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से तुम्हारी ये बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शहर के सभी तौर तरीके सिखाएगी। हम ही पागल थे जो बिना तुम्हें कुछ समझाए ही तुम पर चिल्लाते रहे। अब से हम मिलकर तुम दोनों को शहर के सभी तौर तरीके समझाएंगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम में काफी बदलाव आ जाता है और वो दोनों जल्द ही सही सलीके से काम करना सीख जाती हैं।